नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे हॉल की रणनीति के बारे में और पेपर का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए एग्ज़ाम से डे बिफोर और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, वीडियो को जैसे ये इंस्ट्रक्शंस मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, पर अपने कानों को अच्छी तरह से खोल कर रखना है। हर बात को बड़ी ही सावधानी से सुनना है, बड़े ही काम वे में उसको सुनना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के दौरान जो होने वाली सभी परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस प्रकार से पेपर को हैंडल करना है, वो सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, ये वीडियो बनाई जा रही है वन डे बिफोर आपका जो आईसीआर प्री पीजी जेआरएफ एसआरएफ का एग्ज़ाम है उससे। तो जैसे आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो यू हैव टू बी रीच देयर वन डे बिफोर। तो एक दिन पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। एक दिन पहले क्यों पहुँच जाएं? एक दिन पहले पहुँचा जाए, इससे आपका जो स्ट्रेस है कम हो जाएगा। दूसरा, आप वहाँ पर रुके किसके घर? देखिए, ज़्यादातर हम करते क्या है कि हम अपने दोस्त या रिलेटिव्स को खोजते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किसी संबंधी के यहाँ रहने से बेहतर है किसी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या डॉर्मेंट्री में रुक जाएं। संबंधियों के पास जाओगे तो अनावश्यक प्रश्न जैसे किसकी तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ का एग्ज़ाम है, कैसी तैयारी है, यार इसके अंदर तो बहुत से स्टूडेंट बैठते हैं, तुम्हारी कैसी तैयारी है, एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे अनावश्यक जो बातें हैं, अनावश्यक जो क्वेश्चंस हैं, ये बिना बात का स्ट्रेस पैदा करती हैं। तो उस स्ट्रेस से अपने को बचना है। दूसरा, ठीक है, दूसरी बात कर ली, डोंट स्टे विद रिलेटिव्स। तीसरी बात जो हमको याद रखना है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड अगेन डे बिफोर एग्ज़ाम। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर आपने देख लिया एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो एग्ज़ाम से वन डे बिफोर एक बार दोबारा से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। मोस्टली होता क्या है कि एडमिट कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है, बट कभी कभी कुछ माइनर चेंजेस हो जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम से, इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड कर ले एक दिन पहले, जैसे कोई परिवर्तन हुआ हो या कोई चेंज हुआ है वो आपको पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद कब हमको पढ़ना बंद कर देना चाहिए? एग्ज़ाम की पूर्व संध्या मतलब वन डे बिफोर जो इवनिंग है उस सायकाल को अपने को पढ़ना बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपके काम आने वाला नहीं है। आपके काम वही आएगा जो आपने एग्ज़ाम से पहले तैयार कर रखा है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, उसको ही सब कुछ मानकर अब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएं। ठीक है, इसके बाद हमने 4 पॉइंट्स की बात कर ली है। अब जब हम रात को डिनर करने के लिए बैठे तो लाइट फूड लें, हल्का भोजन करें। हल्का भोजन से इससे क्या होगा कि पेट आपको सुस्ती नहीं होगी, आराम से आपको नींद आएगी। दूसरा, सुबह आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होगा। और ये है, इससे पहले कि जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, रात को कुछ परेशानी हो रही है, नींद आने में समस्या हो रही है, तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। ठीक है, 4 से 5 बार जैसे आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और एक दो अच्छे गाने सुनकर, जो भी आपको इंटरेस्टेड है उसको सुनकर जल्दी सो जाएं, जैसे जल्दी उठा जा सके। जैसे एग्ज़ाम में 6 बजे या 6 o'clock के आसपास आप उठ जाएं। इसके बाद जैसे सुबह हुए, आपने आपकी जो टूल किट है उसको चेक कर लिया। जैसे जो टूल किट है जिसके अंदर एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, आईडी है, जैसे आईडी, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, इनकी दो दो कॉपी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। आईडी 2 रख लीजिए। कई बार क्या होता है कि नेम के अंदर चेंज हो जाते हैं, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो भी गाइडलाइंस दे रखी है एग्ज़ाम्स के अंदर, उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को ले लें। कई बार एक कार्डबोर्ड टाइप फ़ोटो मांग ली जाती है, तो उन सभी चीज़ों को देखकर जो पूर्व संध्या है, बिफोर द इवनिंग है, एग्ज़ाम से पहले वाली जो इवनिंग है उसमें उसको कंप्लीट करके अपनी जो किट है उसको प्रिपेयर करके अपने पास रख लें। सुबह के समय हल्का लाइट भोजन कर ले, जैसे पोहा वगैरह खा लिया। ठीक है, ऑयली फूड से बचना है, तो ये सभी चीज़ें करनी है। इसके बाद
आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल लेना है। आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए तो ध्यान रहे कि कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटा पहले, द 1 आवर बिफोर यू हैव टू रीच देयर, आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। और वहाँ जाकर किसी से चिट चैट स्टार्ट नहीं कर देनी है। ये खोजने नहीं लगने जाना चाहिए कि मेरा दोस्त है, उसका एग्ज़ाम सेंटर है तो उससे बात की जाए, उससे मिला जाए या उससे मिला जाए। वहाँ अपने को रिलेटिव्स नहीं बनाने हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे गए, जस्ट चेक योर रोल नंबर और दूर जाकर आराम से बैठ जाइए। उसके बाद जैसे अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में सोच लीजिए, अपने माता पिता के बारे में सोच लीजिए, आप जिस भगवान, जिस खुदा, जिस भी वाणी के अंदर आप भरोसा रखते हैं उस बारे में सोच लीजिए। लेकिन वहाँ पर जाकर आपको बातचीत नहीं करनी है। वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की चिट चैट में इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी भी प्रकार के ढोंग पाखंड, जो एग्ज़ाम से पहले जो आप किताबें पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो पानी की बोतल है वो हर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको, कि आप एग्ज़ाम सेंटर में ले जा सकते हैं, तो पानी की बोतल अपने पास रखिए। इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उनका पूर्ण रूप से फॉलो कीजिए, कि कानों के झुमके गर्ल्स के अंदर या रिबन, हेयर बेल्ट, लड़कों जो बेल्ट है, कड़े हैं, इन चीज़ों को अनावश्यक रूप से ना लेकर जाएं। ये इस प्रकार की ईगो में ना रहें कि यार हम उस बात देखा जाएगा। ये अनावश्यक प्रकार का स्ट्रेस हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, उस चीज़ को अफेक्ट करती है। और हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी, जो पोटेंशियल है, वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। अब जैसे भी आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, हॉल के अंदर प्रवेश किया तो देख लेना है कि मेरा कौन सा टेबल है, कौन सा मेज़ है, वहाँ पर जाकर पहुँच कर बैठ जाना है। और आपके साइड में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उससे चिट चैट या उससे बात करना नहीं शुरू कर देना है। दूसरी बात, मेरी बात याद रखनी है, जो एग्जामिनर है या जो विक्षक है, जो वहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगी है, उससे बातचीत नहीं करनी है, उससे झगड़ा नहीं करनी है। हाँ, जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, एग्जामिनर है, वो चिट चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की चीटिंग हो रही है वो किसी को बता रहे हैं, तो अपनी आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से रखो। ठीक है। उसको कहो कि हम सीएससी में जाकर आपकी कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम ड्यूटी देते हो कोई टीचर्स होते हैं, तो उनको सबको अपनी नौकरी जाने की चिंता रहती है। इसके बाद आप वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको मिलेगा पेपर और ओएमआर। अब ओएमआर को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दे रखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद जो भी निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ओएमआर को फिल करना है। और ये चीज़ कंफर्म कर लेने हैं कि बबल्स जो मार्क कर रहे हैं वो करेक्टली फिल हो। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बोलता है कि मुझसे वो गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने ऊपर देखा नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं, मुझे निर्देश के बारे में पता नहीं था। वो चीज़ें अनावश्यक रूप से स्ट्रेस को पैदा करती हैं, तो वो स्ट्रेस हमको लेना नहीं है। इसके बाद जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर, जो विक्षक जिसकी ड्यूटी वहाँ पर लगी है, उससे पूछिए। उसके बाद आप उस चीज़ को फिल कीजिए। अब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँच गए तो जनरली देखा गया होता ही है कि ये नॉर्मल है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो एक डीप ब्रेथ कीजिए। जैसे 5 से 7 बार डीप ब्रेथिंग कर लीजिए, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है, जो एंजाइटी है, वो लेवल हो जाएगी। अब एग्ज़ाम में पेपर को ओपन करना है और पेपर को ओपन करने के तुरंत बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। बट आपको जो ओएमआर के अंदर बबल नहीं लगाने, एटलीस्ट 15 मिनट्स, एग्ज़ाम के 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपने, उनको टिक मार्क या उनको बबल नहीं बनाने हैं, उनको रखना है हमें क्रॉस चेक के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हम पहुँचे, वहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है, माइंडसेट फॉर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के लिए जो माइंडसेट है वो अभी बिल्डअप नहीं हुआ है, वो अभी सेटअप नहीं हुआ है। 10 से 15 मिनट के बाद वो एग्ज़ाम में जो आपका माइंडसेट है एग्ज़ाम के लिए, वो सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आपको बाहर की कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी आपके अंदर थॉट नहीं आएंगे। उसके बाद फिर से पहले क्वेश्चन के ऊपर आना है और इसके बाद पार्ट टू पार्ट, मतलब
एक पार्ट, 2 पार्ट, ऐसे करके 30-30, 25-25 ऐसे क्वेश्चंस को OMR के अंदर फिल करना है। ठीक है। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करे जाए, तो उस चीज़ को समझेंगे, अटेम्प्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर होता है क्या है कि आपको ये कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसको आपको ऐसे नहीं करना है कि मुझे स्टार्टिंग से लास्ट तक सिर्फ सोल्व करते हुए जाना है। आपको करना क्या है, अब आपके पास वो क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर आप 100% श्योर होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर 75% श्योर होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर 50% श्योर होंगे, मीन 3 ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा, और वो क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो पहला राउंड है, कभी भी कंटिन्यू एक राउंड के अंदर गो थ्रू करके नहीं करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने जो आपको 100% श्योरिटी हो। ऐसे क्वेश्चंस जैसे 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस है किसी भी एग्जाम के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर, उन क्वेश्चंस को करना है जो आप 100% श्योरिटी रखते हैं। तो श्योरिटी वाले क्वेश्चंस को करना है। जैसे आपको 40 क्वेश्चन श्योरिटी वाले मिल गए, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा कि मैंने 40 क्वेश्चन कर दिए, अब इनको OMR के अंदर फिल कर देना है, बैकलॉग नहीं रखना है। बैकलॉग रखोगे, लास्ट में भूल गए कि मैं तो OMR के अंदर बबल बनना ही भर गया, भूल गए, ये चीज़ें नहीं करनी है। इसके बाद जिसके अंदर 3 ऑप्शंस आपको आते हैं और 4th ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, तो इस क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन है उसको हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद आपको नहीं, यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शंस है इनको हाइड कर लेना है और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है। और हो सके जैसे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया हो, तो आप दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो पहले ऑप्शंस को हाइड कर लिया, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा, और जो आपके दिमाग के अंदर फर्स्ट टाइम स्ट्राइक कर रहा है, जो फर्स्टली स्ट्राइक कर रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड से जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये गलत है, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट वाले ऑप्शन के साथ चले जाना है। अब देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर आपको रहेगा कि 50-50 ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना क्यों नहीं है, छोड़ना इसलिए नहीं है कि 50% चांस है। अब आपको है ना आगे जाना है या आप में लाइफ के अंदर बढ़ना है, तो यू हैव टू बी टेक रिस्क, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। यदि आपका जो 50% वो राइट हो जाता है तो यू विल गेट 4 मार्क्स, और नहीं होता है तो आपका 1 ही मार्क्स जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन राइट होता है, जैसे आपको 12 क्वेश्चंस के अंदर 50-50% आपका श्योरिटी है, तो 12 के अंदर आपके 7 राइट हो जाते हैं, 5 रॉन्ग हो जाते हैं, तो यू विल बी गेटिंग यहाँ से क्या 5 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स के अंदर चले गए। बट यहाँ से 7 × 4 28 में से 5 गया तो लाइक 23 मार्क्स यू आर गेटिंग। ठीक है, 23 मार्क्स यू आर गेटिंग। तो अब यहाँ पर जैसे आपके 100 क्वेश्चंस थे जिनके अंदर 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन आपने 40 किए, इसके बाद 75% जो श्योरिटी थी उनको आपको करना है एलिमिनेशन मेथड से, बाय यूजिंग द ऑप्शंस का यूज करके। तो यहाँ से आपने 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन सही कर दिए और 50 वाले से आपको 10 क्वेश्चंस आ गए, तो देर आर लाइक 70 क्वेश्चंस आपके हो गए। और इस तरीके से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ईजिली काम होता रहेगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस को, इनको फॉलो करना है हमेशा एलिमिनेशन मेथड से। चारों ऑप्शंस को कोशिश करना है कि चारों ऑप्शंस के अंदर जैसे मैच द फॉलोइंग टाइप है, तो हमको वो ऑप्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमको ऑप्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना है, जैसे मैच द फॉलोइंग है, ये 2 लिस्ट है यहाँ से। अब हमको पता चल गया कि ये वाला जो पोर्शन है इसका मैच हो रहा है 3rd से, तो ऑप्शंस के अंदर चेक कर लेना है कि यार 3rd के अंदर ए आ रहा है या 2nd के अंदर सी आ रहा है, तो सी किस किस के अंदर है, तो यहाँ से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्टली तो एक ऑप्शन से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन के ऊपर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यदि सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं
तो देखना है कि कौन से ऑप्शंस मोर करेक्ट लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है, ज़्यादा ऑप्शन मैचअप कर रहा है, तो उसको मैच कर देना है। इसी प्रकार से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में करना क्या है कि 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में हमको कंफर्म पता है कि ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से राइट है या रॉन्ग है। तो वहाँ पर एक 1 and 3 इज राइट, 1 and 2 इज राइट, 1, 3, 4 इज राइट। तो जिसके अंदर इट मीन्स लाइक थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट, जिसके अंदर थर्ड है तो वो वाला तो एलिमिनेट हो गया। तो ये इजी हो जाता है और रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो भीड़ है उससे हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जो सर्जन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, या क्वेश्चंस करते टाइम हमको पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट रहने का मतलब कि बहुत तरीके से इन क्वेश्चंस को यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर आ रहे हैं तो दोनों में पढ़ें। इससे क्या है कि आपकी समझ बढ़ जाएगी और सवाल का उत्तर कैसे निकालें ये आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट और अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, उसकी समझ करें कि रीजन में ये दिया, असर्जन ये दिया गया है तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कौन सा कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। कभी भी 1 थ्रू नहीं जाना है, ईजी को फर्स्ट करना है, ईजी फर्स्ट, इसके बाद उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। 100% श्योरिटी, 75% श्योरिटी, 50% श्योरिटी एंड 25% श्योरिटी। जो 25% जो श्योरिटी वाला जो क्वेश्चंस है जिनके अंदर आपको चारों ही ऑप्शंस नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको छेड़ना नहीं है। जिसके बारे में आपने सुना नहीं है वो क्वेश्चंस करने ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता या इससे रिलेट नहीं हो सकता, अपने कॉमन सेंस को भी वहाँ पर यूज करें। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कभी भी प्री सेट माइंड सेट से नहीं जाएं कि मुझे 100 क्वेश्चंस हैं तो आई हैव टू बी अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का सेटअप कैसा है, और आप इस चीज़ को या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं। यदि पेपर का लेवल हार्ड है और उसकी कट ऑफ जा रही है 50%, ये सभी का नॉर्मल अटैम्प्ट 50 है, आपने 80 कर दिया तो या आप मार्क खा जाओगे नेगेटिव मार्किंग के अंदर। ठीक है, तो प्री सेट माइंड सेट से नहीं जाना है। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन होंगे करते जाना है। कोई इसके ऊपर अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है। दूसरा, पहले क्वेश्चंस को बिना ऑप्शन के करो और उसके बाद ऑप्शंस को देखो। जब बिना ऑप्शन देखे हुए क्वेश्चंस आ रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, देन उसके बाद ऑप्शन को देखो। तीसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है कि पर्सन को 2-3 बार पढ़ना है। इस चीज़ों को ऑप्शन के अंदर जैसे क्वेश्चन में नोट हुआ, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इनको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक्स क्रिएट कर देता है ऐसे क्वेश्चंस कि हमने तो नोट नहीं पढ़ा, हमने करेक्ट नहीं पढ़ा, हमने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। तो इन चीज़ों का भी हमको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी एग्ज़ाम के अंदर जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको धन्यवाद पहले तो वीडियो देखने के लिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो इन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है और ध्यान रखना है इन सभी बातों का। धन्यवाद।